नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं चंद्रहास हरियाणा जी के सीरीज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हरियाणा जी के सीरीज में कुछ स्टूडेंटों के कमेंट आ रहे थे कि सर हरियाणा जीके को डिस्ट्रिक्ट वाइज शुरू कीजिए, डिस्ट्रिक्ट के अनुसार करवाए या डिस्ट्रिक्ट कब से स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार के कमेंट पिछली वीडियो के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। हम उन्हीं की बातों को ध्यान में रखते हुए हमने हरियाणा जीके सीरीज को डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ाने का फैसला लिया है। और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हरियाणा जीके सीरीज को आपके अनुसार करवा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज करवाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से करवाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हरियाणा जीके का प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से संबंधित जो भी है, जो इतिहास से लेकर और आज तक जो भी नया क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में करवाएंगे। लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में फैलाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके सामने पहुंच चुके, आप सबसे पहले देख चुके। एक खास बात आपके माइंड में हम डाल देते हैं। कुछ लोगों की विशेष थिंकिंग है कि अभी वैकेंसियां नहीं है या भर्तियां नहीं होगी। देखिए, अभी एचएसएससी ने जेई का जो एग्जाम घोषित किया है, रिजल्ट घोषित किया है, रिजल्ट आने के बाद में तुरंत उन बच्चों का ज्वाइनिंग हो गया। हरियाणा के अंदर जैसा ज्वाइनिंग होता है वो किसी में ज्वाइनिंग नहीं होता इतना जल्दी, लगभग 24-48 घंटे के अंदर ज्वाइनिंग वगैरह दे देते हैं। तो कोई चिंतन का विषय इसमें नहीं है, ये आप याद रखिएगा। हरियाणा जीके सीरीज आप पढ़ रहे हैं और हरियाणा जीके सीरीज में हम बेहतरीन करवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें। आप आज से पढ़ेंगे तभी भविष्य में जाकर आपको नौकरी मिलेगी, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी निकलेगी तब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। भूल जाना, नौकरी की रेस से आप बहुत दूर है। जॉब की जो रेस है, जिस लाइन में बच्चे लगे हुए हैं, उससे बहुत दूर है। आपको अभी पढ़ना पड़ेगा और आज से ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए, ये जो हमारे प्रमुख व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे, उन्होंने ये दोहा इसी प्रकार से नहीं बनाया। और आपने एक नारा भी सुना होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का आराम हराम है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के माइंड में तो कोई खराबी थी नहीं कि जिसने ये कहा था कि आराम हराम है। जितना आराम करोगे उतना ही आपको दिक्कत होगा, ये ध्यान रखिएगा। और हमारे जो महान व्यक्ति, जिसका एक दोहा भी है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इस प्रकार से। तो भैया, जो आपको कल करना है, जो भविष्य में करना है, उसको आज ही शुरुआत कर दीजिए। आज नहीं, अब अभी से वीडियो देख रहे हैं, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए नौकरी का। अभी आपके गांव के पास से कोई भी जेई में लगा होगा, आपकी रिश्तेदारी में कोई भी जेई में लगा होगा, तो आपको अत्यंत दुख हुआ होगा, नहीं कि काश हम भी लग पाते, काश आप भी पढ़ लेते तो आप भी लग जाते। और भैया, नहीं पढ़ेंगे ना तो दिक्कत है, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, अब काफी टाइम हो गया, अब हरियाणा जीके की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक जिसका नाम है पंचकुला। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है? पंचकुला। आज हम बात करेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट की, तो आप याद रखिएगा, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट की आज हम बात करेंगे। हरियाणा का सबसे उत्तर में स्थित जिला है। हरियाणा का सबसे उत्तर में स्थित जिला है कौन सा? पंचकुला। पंचकुला के साथ में हिमाचल प्रदेश भी लगता है और पंजाब भी लगता है। ये हम मैप के में एक दिन करवा देंगे। पंचकुला के साथ में हिमाचल प्रदेश भी लगता है और पंजाब भी लगता है, तो ये चीजें याद रखिएगा। और चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा की राजधानी है, वो किसके साथ में लगती है? पंचकुला के साथ में लगती है। देखिए, पंचकुला सबसे पहले पॉइंट बनता है कि पंचकुला बना कब था, तो आप याद रखिएगा 15 अगस्त 1995 के अंदर पंचकुला डिस्ट्रिक्ट बना था। 15 अगस्त 1995 के अंदर पंचकुला डिस्ट्रिक्ट बना था। अब पंचकुला नाम कैसे पड़ा है, तो याद रखिएगा, पांच कूप या झरने होने के कारण, पांच कूप, कुएं या झरने होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? ये नहीं दिख रहा है तो इसको एक बार नीचे लिख देते हैं। पांच कूप या पांच झरने होने के कारण इसका नाम पड़ा है पंचकुला, याद रखिएगा। उपनाम क्या है? तो यदि उपनाम के पॉइंट की बात करें तो इसके जो उपनाम है उसमें नाम आता है सैटेलाइट शहर। सैटेलाइट शहर के नाम से जानते हैं उपनाम है। और किस नाम से?
तो आप याद रखिएगा नैनो नॉलेज सिटी के नाम से याद रखिएगा। ये दो उपनाम है इसके, सैटेलाइट शहर और नैनो नॉलेज सिटी के नाम से किसे जानता है तो आप याद रखिएगा पंचकुला को जाना जाता है। नैनो नॉलेज सिटी पंचकुला के अंदर एक स्थान पड़ता है रायपुर, वहां पर बसाई जा रही है। पंचकुला के अंदर एक स्थान पड़ता है रायपुर, वहां पर नैनो नॉलेज सिटी बसाई जा रही है। लेकिन आप याद रखिएगा पंचकुला के जो उपनाम है, पंचकुला के उपनाम है वो सैटेलाइट शहर, लिखिए एडिंग डाल लीजिए पंचकुला और साथ के साथ में लिखते हुए चलिएगा, सैटेलाइट शहर और नैनो नॉलेज सिटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद में नाम आता है पंचकुला के अंदर जो विधानसभा की सीटें हैं। पंचकुला में विधानसभा की कितनी सीटें हैं तो आप याद रखिएगा पंचकुला में विधानसभा की सीटें 2 हैं। एक नाम आता है किसका, पंचकुला का, एक नाम आता है किसका, कालका का। पंचकुला व कालका, ये पंचकुला के अंदर 2 विधानसभा की सीटें हैं। इसमें से कोई भी सीट एससी रिजर्व नहीं है, इसमें से कोई भी सीट एससी रिजर्व नहीं है, सभी सामान्य वर्ग के अंदर ये सीटें आती है। याद रखिएगा पंचकुला से विधायक कौन है तो आप याद रखिएगा ज्ञानचंद गुप्ता, ये वही पंचकुला से विधायक है। ज्ञानचंद गुप्ता है, ये वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के अंदर स्पीकर है। ज्ञानचंद गुप्ता वर्तमान में इनके पास में कौन सा पद है तो आप याद रखिएगा हरियाणा विधानसभा के स्पीकर वर्तमान में कौन है, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, ज्ञानचंद गुप्ता। किसका स्थान लिया है, कंवरपाल गुर्जर का। कंवरपाल गुर्जर कहां से विधायक थे और कहां से विधायक है, जगाधरी से। लेकिन वर्तमान में कंवरपाल गुर्जर हरियाणा के शिक्षा मंत्री है। याद रखिएगा जगाधरी जो यमुनानगर के अंदर पड़ता है, वहां से कंवरपाल गुर्जर विधायक थे, जो वर्तमान में तो शिक्षा मंत्री है, लेकिन पहले हुआ करते थे विधानसभा अध्यक्ष। और उनका स्थान किसने ले लिया, ज्ञानचंद गुप्ता ने। और ज्ञानचंद गुप्ता कहां से विधायक है, पंचकुला। और पंचकुला के अंदर विधानसभा का कितना सीट है, 2 सीट है। कहां पर, विधानसभा का पंचकुला के अंदर। पंचकुला के अंदर कोई भी एससी रिजर्व सीट नहीं है। और ज्ञानचंद गुप्ता कहां से विधायक है, पंचकुला से विधायक है। बहुत अच्छे, याद रखें। उसके बाद में नाम आता है तहसील कितनी है पंचकुला में, तो 3 तहसील है, जिसमें नाम आता है पंचकुला, रायपुर रानी और कालका। नोट कीजिएगा पंचकुला के अंदर तहसील पंचकुला, रायपुर रानी और कालका। पंचकुला के अंदर उपमंडल कितने हैं, 2 उपमंडल है, पंचकुला व कालका। उपमंडल कौन कौन से, पंचकुला और कालका। नोट कीजिएगा। खंड तो याद रखिएगा, खंड कौन सा है तो याद रखिएगा बरवाला, पिंजौर, मोरनी, रायपुर रानी। बरवाला, पिंजौर, मोरनी और रायपुर रानी, ये नोट कर लीजिएगा, नोट कीजिए तुरंत। रायपुर रानी ये पंचकुला के खंड है। पंचकुला के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें बताई है, 2, पंचकुला व कालका। तो ये चीजें साथ ही साथ में नोट करते हुए चलिएगा। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, मजा आएगा पढ़ने में, नहीं एकदम बिल्कुल झक्कास पढ़ाएंगे, नहीं झक्कास, दमदार तरीके से पढ़ाएंगे। लेकिन वीडियो को आप शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, नहीं, और आप सहयोग दे, पूरा सहयोग दे, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। पंचकुला के अंदर हमने विधानसभा की 2 सीटें बताई है, पंचकुला और कालका। अब हम बात करेंगे किसकी, कालका की। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए कालका। कालका के पुराने नाम के पॉइंट की बात करें तो कालका का पुराना नाम है कालकूट। कालका का जो पुराना नाम है वो क्या है, कालकूट इसका पुराना नाम है। इस पंचकुला के अंदर काली माता का मंदिर पड़ता है। काली माता का जो मंदिर है वो कहां पर पड़ता है तो याद रखिएगा कालका के अंदर काली मां का मंदिर पड़ता है। इस काली मां का जो मेला लगता है वो भी कहां पर लगेगा, कालका के अंदर। संभव सी बात है, जहां पर मंदिर है वहीं पर लगेगा मेला भी। कालका के अंदर काली मां का मेला लगता है। लेकिन ये मेला लगता कब है तो आप याद रखिएगा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ये मेला लगता है। कौन से पक्ष की, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ये मेला लगता है। इसी कालका के अंदर जो काली मां का मंदिर पड़ता है, यहां पर पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था पांडवों ने। और इसी काली मां के मंदिर के पास में तिरुमूर्ति बाला धाम पड़ता है। तिरुमूर्ति बाला धाम पड़ता है, याद रखिएगा, नोट कीजिएगा। तिरुमूर्ति बाला धाम जो कहां पर पड़ता है, काली माता मंदिर के पास में पड़ता है। अब तीन मूर्ति है, कहने का मतलब यहां पर 3 मूर्तियां हैं। वो मूर्तियां किस किस की है, एक तो नाम आता है बालाजी का तो नाम आप जानते होंगे,
हमारे हनुमान जी, हमारे और आपके हनुमान जी, भैया दुनिया खूब खाती है उनसे। जब आपके ऊपर कोई संकट आता है तो आप उन्हें ही पुकारते हैं। देखिए, एक दोहा है, इस प्रकार से, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, यदि सुख में सुमिरन सब करे तो दुख काहे का होय। जब संकट आता है ना तो हो जाता है, बाबा जी हमारी रक्षा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, हे भगवान अब की बार सिलेक्शन दिलवा दीजिए एसएससी में। अब भगवान क्या आपके कान में बोलेगा? आपने पढ़ा कुछ भी नहीं और एग्जाम में आ जाए पंचकूला कब बना, तो भगवान ये कोई है कि आपके कान में बोलेगा कि पंचकूला बना था भैया 15 अगस्त 1995 में, ये आंसर लगा दीजिए। आपको ही पढ़ना पड़ेगा। जब आप मेहनत कर रहे हैं तो भगवान आपकी रक्षा कर सकता है। ये नहीं है कि आप आराम से काचे काट रहे हैं और भगवान आपकी एग्जाम दे देगा। तो आप विश्वास बनाए रखिए, याद रखिएगा। नहीं तो वही हनुमान जी है ये जो आप सोच रहे हैं। बालाजी, त्रिमूर्ति बाला धाम है, ये कहां पर पड़ता है तो याद रखिएगा, काली माता मंदिर के पास में। एक तो बालाजी हनुमान जी की मूर्ति है, उसके बाद में एक है प्रेतराज सरकार की मूर्ति। प्रेतराज सरकार, ओहो, प्रेतराज सरकार की मूर्ति बता रहे हैं। प्रेतराज मतलब भूत प्रेत जो है उसकी सरकार की जो मूर्ति है वो कहां पर है तो याद रखिएगा त्रिमूर्ति धाम में। और एक जो तीसरी मूर्ति पड़ती है वो किसकी पड़ती है तो आप याद रखिएगा, बाबा भैरव की। भैरव, जिसे आप साधारण भाषा के अंदर बाबा भैरव के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों मूर्तियां हैं कहां पर तो याद रखिएगा त्रिमूर्ति धाम के अंदर। उसके बाद में बेहतरीन क्वेश्चन आता है कालका का, और ये सभी नोट कर लिया होगा, आप इसको रख कर देते हैं। ये साथ के साथ में नोट करते हुए चलिएगा, और यदि नोट नहीं किया है ना तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए, वीडियो को बैक कीजिए उसके बाद देख लीजिए। उसके बाद में नाम आता है एक विधानसभा की सीट है हरियाणा के अंदर, कालका, जो पंचकुला के अंदर पड़ती है। इस कालका से लेकर और हिमाचल प्रदेश के अंदर एक शिमला पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला पड़ता है। कालका से शिमला हिमाचल प्रदेश तक 96 किलोमीटर एक रेलवे लाइन है। याद रखिएगा, 96 किलोमीटर एक रेलवे लाइन है। और ये जो रेलवे लाइन है ये कैसी है तो आपने याद रखना है, नैरो गेज। नैरो गेज, हमने पीछे जब हरियाणा का रेल परिवहन करवाया था तो उसमें भी इस लाइन का जिक्र किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाकर देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। नैरो गेज रेल लाइन जिसकी चौड़ाई कितनी होती है, जो दो पटरियां है उनके बीच की चौड़ाई कितनी होती है नैरो गेज में तो याद रखिएगा 0.672 मीटर या 0.610 मीटर, ये दोनों हो सकती है भाई। याद रखिएगा, नैरो गेज 0.672 मीटर या 0.160 मीटर, सॉरी 610 मीटर हो सकती है। कालका से शिमला तक एक नैरो गेज रेल लाइन थी, वर्तमान में भी है, याद रखिएगा। ये कालका से शिमला नैरो गेज रेल लाइन है। इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था तो आप याद रखिएगा 1896 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। कालका से शिमला तक जो नैरो गेज रेल लाइन है इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1896 के अंदर। इसका निर्माण कार्य समाप्त कब हुआ था तो आप याद रखिएगा 1903 में। 1903 के अंदर, ये 1903 है भाई, 1896 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। ये पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ये कालका से शिमला नैरो गेज रेल लाइन का, शायद हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर का था, पता नहीं ड्राइवर का था, उसके आसपास ही कोई एग्जाम हुआ था उसमें था ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। कालका, अब ये कालका से शिमला तक नैरो गेज रेल लाइन है जिसका निर्माण कार्य 1896 में शुरू हुआ, 1903 में इसका पूरा हुआ। अब आप बताएं कि निर्माण कार्य यदि पूरा हो गया है तो इसके ऊपर ट्रेन चलेगा। अब इसके ऊपर जो ट्रेन चली थी 1903 में, लेकिन कालका से शिमला तक जो छुक छुक करती ट्रेन चली, कालका से शिमला तक ये जो ट्रेन चल रही है छुक छुक करती, इस ट्रेन को हरी झंडी किसने दिखाई थी तो याद रखिएगा, इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी लॉर्ड कर्जन ने। बहुत अच्छे क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। कालका से शिमला तक जो नैरो गेज रेल लाइन थी इसको हरी झंडी दिखाने का कार्य किसने किया था तो आप याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने इसको हरी झंडी दिखाने का कार्य किया था। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि एक बार महात्मा गांधी हिमाचल प्रदेश में कहीं दौरे पर थे तो महात्मा गांधी ने इसी मार्ग से यात्रा की थी, इसी रेल मार्ग से यात्रा की थी। और ये रेल मार्ग कालका से कहां तक था, शिमला तक। कैसा था, नैरो गेज। तो कालका से शिमला जो रेलवे मार्ग है इसके ऊपर महात्मा गांधी ने यात्रा कब की थी तो 1921 के अंदर,
महात्मा गांधी ने इस मार्ग से यात्रा की थी? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लिखे। कालका से शिमला तक नैरोगेज रेलवे लाइन है, वो पहले भी नैरोगेज थी, वर्तमान में भी नैरोगेज है। पहाड़ी इलाका है, जब आप जाएंगे तो अति सुंदर इलाका है, काफी मात्रा में पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। ट्रेन बिल्कुल धीरे धीरे चलता है। तो याद रखिएगा ये रेलवे लाइन विश्व विरासत सूची में शामिल की गई है। विश्व विरासत सूची कौन जारी करता है? यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में। और पेरिस की राजधानी पेरिस कौन से देश की राजधानी है? फ्रांस की। याद रखिएगा, ये चीजें याद रखिएगा। कालका से शिमला तक जो नैरोगेज रेल लाइन है, इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और विश्व विरासत सूची कौन जारी करता है? यूनेस्को। लेकिन कालका से शिमला तक जो नैरोगेज रेल लाइन है, इसको विश्व विरासत सूची में शामिल कब किया गया था? तो आप याद रखिएगा 2008 के अंदर इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है? आसान है, दमदार है, झक्कास है, नहीं? कालका से शिमला तक नैरोगेज रेल लाइन जो विश्व विरासत सूची में जोड़ी गई थी, वो घटना कब की है? 2008 की। तो ये कालका से शिमला तक नैरोगेज रेल लाइन का पॉइंट था। याद रखिएगा, सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ये सभी पॉइंट थे कालका पे। आपने हेडिंग डाली हुई थी कालका। अब आप हेडिंग डाल लीजिए अपने ग्रुप के अंदर पिंजौर। पिंजौर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वो देखिए पिंजौर के पॉइंट की बात करें तो पिंजौर का जो पुराना नाम है, वो पुराना नाम है पंचमपुर, या पिंजौर का दूसरा पुराना क्या नाम है? तो आप याद रखिएगा विराटनगर। विराटनगर। पिंजौर का जो पुराना नाम है वो पंचमपुर है, या दूसरा इसका क्या नाम है? तो आप याद रखिएगा विराटनगर है। पिंजौर एक महाभारत कालीन स्थल है। पिंजौर महाभारत कालीन स्थल है। याद रखिए, लिखिएगा, नोट कीजिएगा। पिंजौर महाभारत कालीन स्थल है। पिंजौर का पुराना नाम पंचमपुर कैसे पड़ा था? तो याद रखिएगा पांडवों ने जो अज्ञातवास लिया हुआ था, अज्ञातवास, उस अज्ञातवास का अज्ञातवास का अंतिम 1 साल, याद रखिएगा पांडवों ने अज्ञातवास का अंतिम 1 साल कहां पर बिताया था? तो आप याद रखिएगा पिंजौर के अंदर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये जोश कहां पर बिताया था? तो आप याद रखिएगा पिंजौर के अंदर बिताया था। और इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा था? पंचमपुर पड़ा था। लेकिन ये तो हमने मान लिया कि पांडवों ने यहां पर अज्ञातवास बिताया होगा, इसका नाम पंचमपुर पड़ा होगा, और वो पंचमपुर धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो गया? पिंजौर में। लेकिन हमें सबसे ज्यादा जो पुष्टि हुई है कि हाँ हकीकत में ही पंचमपुर इसका नाम हुआ करता था, वो हुई है पृथ्वीराज चौहान के अभिलेख से। हरियाणा का प्रसिद्ध ऐतिहासिक कस्बा पड़ता है हरियाणा के अंदर एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कस्बा पड़ता है, और वो कस्बा जिसका नाम क्या है? हांसी, जिसका पुराना नाम क्या है? आसी। इस हांसी से पृथ्वीराज चौहान का एक शिलालेख प्राप्त हुआ था। पृथ्वीराज चौहान का एक शिलालेख प्राप्त हुआ था। ये शिलालेख है, कभी कमेंट में ये पूछे कि शिलालेख है या अभिलेख है, तो याद रखिएगा शिलालेख है, बिल्कुल करेक्ट है। शिलालेख प्राप्त हुआ था, और उस शिलालेख का जो टाइम पीरियड था वो कितना था? तो आप याद रखिएगा 1167। 1167 के अंदर पृथ्वीराज चौहान का एक शिलालेख प्राप्त हुआ हांसी से। उस शिलालेख में पिंजौर को किस नाम से दर्शाया गया था? तो आप याद रखिएगा पिंजौर को पंचमपुर के नाम से दर्शाया गया था। ये सब चीजें आपके माइंड में रहनी चाहिए। कंफर्म हो गया कि हाँ पिंजौर का पुराना नाम क्या था? पंचमपुर। लेकिन महाभारत काल में एक राजा हुआ करते थे, और उस राजा का नाम क्या था? राजा विराट। और इसकी राजधानी भी कौन सा शहर हुआ करता था? पिंजौर। महाभारत काल में राजा विराट की राजधानी कौन सा शहर था? तो आप याद रखिएगा पिंजौर। याद रखिए, चीजें बहुत अच्छे है, बेहतरीन है। राजा विराट की राजधानी हुआ करती थी पिंजौर, और इसी कारण इसे किस नाम से जाना जाता है? विराटनगर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में नाम आता है 360 बावड़ियों का कस्बा। 360 बावड़ियों का कस्बा किसे कहते हैं? पिंजौर को कहते हैं। 360 बावड़ियों का कस्बा किसे कहते हैं? पिंजौर को कहते हैं। और ये इसी के साथ में आपने याद रखिएगा द्रौपदी की बावड़ी। ये द्रौपदी की बावड़ी है, ये भी कहां पर पड़ती है? तो पिंजौर में पड़ती है। समझ में आ रहा है ना?
हाँ, तो समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर कमेंट साथ के साथ में करते रहे। 360 बावड़ियों का कस्बा और द्रौपदी की बावड़ी कहां पर है? पिंजौर में। दूसरा पॉइंट ये आप याद रखिएगा, बावड़ियों व तालाबों का नगर तो नारनौल है, बावड़ियों व तालाबों का नगर तो नारनौल है, लेकिन याद रखिएगा 360 बावड़ियों का कस्बा कौन सा है? पिंजौर। और 360 धार्मिक स्थल कहां पर है? तो कुरुक्षेत्र में। याद है ना? बहुत बेहतरीन, मजा आएगा पढ़ने में। तो याद रखिएगा, साथ के साथ में इसको शेयर करते रहे वीडियो को। उसके बाद में देखें, ये तो पिंजौर से संबंधित, पुराने नाम से संबंधित, इसका नाम वगैरह से संबंधित पॉइंट थे। अब इस पिंजौर के अंदर एक गार्डन पड़ता है और उस गार्डन का नाम है यादवेंद्र गार्डन। इस गार्डन से वही क्वेश्चन आते ही आते हैं हर एग्जाम में। यादवेंद्र जो गार्डन है, ये यादवेंद्र गार्डन कौन सी शताब्दी में बना था? 17वीं शताब्दी में। कौन से साल के आसपास बना था? 1661 के आसपास बना था, 1661 ईस्वी के आसपास बना था। इस समय मुगल शासक हुआ करते थे जिसका नाम क्या था? औरंगजेब। याद रखिएगा, यादवेंद्र गार्डन 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल में बना था। अब औरंगजेब के शासनकाल में बना था तो इसका नाम यादवेंद्र क्यों था? तो ये बात है ही, यादवेंद्र तो था ही नहीं इसका नाम। इस औरंगजेब के शासनकाल के अंदर जब ये गार्डन बना था पिंजौर के अंदर, इसका नाम हुआ करता था मुगल गार्डन। क्या नाम हुआ करता था? मुगल गार्डन हुआ करता था। औरंगजेब के ही सहयोगी थे, औरंगजेब के एक सहयोगी हुआ करते थे जो उस समय पिंजौर के आसपास के क्षेत्र के गवर्नर हुआ करते थे। और उसका नाम क्या था उस गवर्नर का? तो याद रखिएगा, नवाब फिदाई खान। कौन हुआ करते थे? नवाब फिदाई खान हुआ करते थे। ये समझने का बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने में मजा आएगा। औरंगजेब के शासनकाल में उसके सहयोगी थे पिंजौर के आसपास के क्षेत्र के नवाब फिदाई खान। उसी के प्रयासों से ये मुगल गार्डन बना था। कौन सी शताब्दी में बना था? 17वीं शताब्दी में। कौन से साल के आसपास बना था? 1661 के आसपास में। लेकिन जब मुगल गार्डन बना था पिंजौर के अंदर, उस समय काफी मात्रा में मंदिर और बावड़ियों को उस स्थान से तोड़ा गया था। याद रखिएगा, मुगल गार्डन बनाते समय पंचकुला के अंदर जो भी मंदिर थे पिंजौर में, उनको तोड़ा गया। बावड़ियां हैं, उनकी दीवारों को तोड़ा गया था। लेकिन याद रखिएगा, ये मुगल गार्डन वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? यादवेंद्र गार्डन के नाम से। लेकिन इसका उपनाम क्या है? तो उपनाम के पॉइंट की बात करें तो इसका उपनाम है उत्तर भारत का नंदनवन। उत्तर भारत के नंदनवन के नाम से इसे जानते हैं। नोट कीजिए, यादवेंद्र गार्डन जिसका पुराना नाम है, ओल्ड नेम है मुगल गार्डन, लेकिन यादवेंद्र गार्डन का जो उपनाम है वो उत्तर भारत का नंदनवन है। पटियाला के राजा हुआ करते थे, अंतिम राजा यादवेंद्र, उसकी याद में बना है। साधारण भाषा में समझने का प्रयास करें, यादवेंद्र गार्डन 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल में बना था। यादवेंद्र गार्डन का पुराना नाम मुगल गार्डन है, जिसके वास्तुकार डिजाइनर नवाब फिदाई खान थे। वास्तुकार कौन थे? नवाब फिदाई खान थे। और इस गार्डन को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत का नंदनवन। लेकिन ये जो यादवेंद्र गार्डन है, ये अपने एक विशेष कारनामे के लिए प्रसिद्ध है। इस यादवेंद्र गार्डन में आमों का प्रसिद्ध मेला लगता है। आमों का प्रसिद्ध मेला लगता है। और ये आमों का प्रसिद्ध मेला कौन से माह में लगता है? तो याद रखिएगा, जब आम होंगे, आम वगैरह जिस ऋतु में आएंगे तभी लगेगा। तो याद रखिएगा, ये आमों का प्रसिद्ध मेला लगता है जून जुलाई माह में। कौन से माह में? जून जुलाई माह में। और इस आमों के मेले की शुरुआत कब हुई थी? तो आप याद रखिएगा, 1992 में। आमों का प्रसिद्ध मेला जो लगता है वो यादवेंद्र गार्डन में। कौन से माह में? जून जुलाई माह में। और इस आमों के मेले की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1992 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये यादवेंद्र गार्डन से संबंधित पॉइंट थे। कहां पर? पिंजौर के अंदर। अब एक इसी पिंजौर के अंदर, पिंजौर जो पंचकुला के अंदर पड़ता है, यहां पर एक विरासत उत्सव मनाते हैं। पिंजौर के अंदर एक उत्सव मनाते हैं और उस उत्सव को किस नाम से जानते हैं? विरासत उत्सव के नाम से। ये जो पिंजौर विरासत उत्सव है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2006 में। और पिंजौर विरासत उत्सव का प्रबंधन कौन करता है? तो याद रखिएगा, भारत सरकार का पर्यटन विभाग। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि प्रबंधन करता कौन है, प्रबंधन कोई करता है या नहीं करता, लेकिन ये पूछ सकता है कि पिंजौर विरासत उत्सव की शुरुआत कब हुई? 2006 में।
पिंजौर विरासत उत्सव की शुरुआत हुई 2006 में, चौधरी बंसीलाल की डेथ हुई 2006 में, हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप तैयार किया 2006 में, पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी हुआ 2006 में, और याद रखिएगा नरेगा की शुरुआत हुई 2006 में, और बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत हरिद्वार से की 2006 में। बहुत अच्छे, अच्छा है, मजा आएगा, शेयर कर दीजिए। पिंजौर के अंदर एक विरासत उत्सव मनाया जाता है जो भारत सरकार का पर्यटन विभाग मनाता है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आएगा, बिल्कुल आसान है, लगातार जुड़े रहिए। हरियाणा जी की इस प्रकार से आपके हाथों पर होगी। भारत सरकार का पर्यटन विभाग करता है, और पिंजौर विरासत उत्सव की जो शुरुआत हुई थी 2006 के अंदर। लेकिन इसी पिंजौर के अंदर एक मेला लगता है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, बैसाखी का मेला। पिंजौर के अंदर एक मेला लगता है, बैसाखी का मेला, और ये बैसाखी का मेला कब लगता है? 13 और 14 अप्रैल को। 2 दिन लगता है। कितने दिन लगता है? 2 दिन। कब कब? 13 और 14 अप्रैल को लगता है। इसी पिंजौर के अंदर, पंचकुला के अंदर सतवा तीज का मेला लगता है। सतवा तीज का मेला कहां पर? पिंजौर के अंदर लगता है। और इसी पिंजौर के अंदर हेरिटेज मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? हेरिटेज मेला। याद रखिएगा, कहां पर? पिंजौर के अंदर। लेकिन ये हेरिटेज मेला है, ये कौन से माह में लगता है? तो आप याद रखिएगा, दिसंबर में। इसी पिंजौर के अंदर एचएमटी फैक्ट्री पड़ती है। एचएमटी फैक्ट्री पिंजौर के अंदर। और इसी पिंजौर के आसपास में सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र पड़ता है। सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र जो कहां पर? पिंजौर के आसपास में। और सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। नोट कर लीजिए, याद रखिएगा, सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र है वो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। साथ के साथ में पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा, बहुत मजा आएगा। देखें, उसके बाद में हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा के अंदर, हरियाणा की जो उत्तर पूर्व दिशा है उसके अंदर पड़ती है। जैसे ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व। हरियाणा की ये जो उत्तर पूर्व दिशा है इसके अंदर मिलती है शिवालिक की पहाड़ियां। हरियाणा की उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर, कौन सी दिशा के अंदर? उत्तर और पूर्वी दिशा के अंदर कौन सी पहाड़ियां मिलती है? शिवालिक। अब हरियाणा की उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर शिवालिक की पहाड़ियां मिलती है, तो उत्तर पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? तो आप याद रखिएगा, पंचकुला, उसके बाद में नाम आता है किसका? अंबाला का, और उसके बाद में नाम आता है किसका? तो याद रखिएगा, यमुनानगर का। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के अंदर शिवालिक की पहाड़ियां मिलती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हरियाणा में शिवालिक का सर्वोच्च पहाड़ियां कौन सी? हरियाणा में शिवालिक की सर्वोच्च पहाड़ियां कौन सी है? तो आप याद रखिएगा, मोरनी की पहाड़ियां, मोरनी हिल्स। हरियाणा में शिवालिक की सर्वोच्च पहाड़ियां है मोरनी हिल्स। और मोरनी हिल्स जिसका एवरेज हाइट कितना है? तो 1220 मीटर। 1220 मीटर। और मोरनी हिल्स जिसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो मोरनी हिल्स का सर्वोच्च शिखर जिसका नाम है करो, और करो जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। ये मोरनी हिल्स का ही सर्वोच्च शिखर नहीं है, ये पूरे हरियाणा का सर्वोच्च शिखर है, पूरे हरियाणा का सर्वोच्च शिखर। आपसे पूछे कि हरियाणा में शिवालिक का सर्वोच्च शिखर करो, आपसे ये पूछेगा, क्या पूछेगा कि हरियाणा में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? करो है। और शिवालिक का सर्वोच्च शिखर कौन सा? करो है। और उत्तर हरियाणा का सर्वोच्च शिखर कौन सा? करो है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1514। और कौन सी पहाड़ियों के ऊपर स्थित है? मोरनी हिल्स के ऊपर स्थित है, मोरनी की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। और ये मोरनी की पहाड़ी जिसके ऊपर मिट्टी मिलती है, किस प्रकार की? पथरीली मिट्टी। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। मिट्टी कौन सी मिलती है? पथरीली मिट्टी मिलती है। कहां पर? मोरनी की पहाड़ियों पर मिलती है। कहां पर मिलती है? मोरनी की पहाड़ियों पर मिलती है। और इसी मोरनी हिल्स के ऊपर सर्वाधिक जो पेड़ मिलते हैं वो चीड़ और किसके मिलते हैं? देवदार के। चीड़ और देवदार के सर्वाधिक वृक्ष मिलते हैं। और इन मोरनी की पहाड़ियों पर जो फसल होती है वो कौन सी फसल होती है? तो आप याद रखिएगा, जोहरड़। इन मोरनी की पहाड़ियों के ऊपर जो सर्वाधिक फसल होती है वो कौन सी होती है? जोहरड़। लेकिन मोरनी हिल्स और पिंजौर, मोरनी हिल्स और पिंजौर का जो सारा इलाका है ना, ये सारा पहाड़ी इलाका है, एक तरीके से दुर्गम इलाका है। अब दुर्गम इलाका है तो यहां से जो चार जिसके टायर होते हैं, चार पहिए होते हैं, वो जो भी गाड़ी है वो अच्छे तरीके से नहीं चल सकती, अच्छे तरीके से नहीं चल सकती। तो उसके लिए मोरनी हिल्स और पिंजौर के बीच में
मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा शुरू की। मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा, और मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा जिसका नाम क्या रखा गया है, तो आप याद रखिएगा आरोग्यम। आरोग्यम के नाम से मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। कहां से कहां तक, तो मोरनी हिल्स से और पिंजौर तक। मोरनी हिल्स और पिंजौर के बीच में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा आरोग्यम के नाम से शुरू की गई। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा मई 2017 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये चीजें याद रखिएगा। मोरनी हिल्स और पिंजौर के बीच में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा चलती है और उसका नाम क्या है, आरोग्यम। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये चीजें नोट कर लीजिए, मई 2017 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। समझ में आ रहा है? समझ में आएगा, बिल्कुल आसान है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि वीडियो एक बार बहुत लंबा हो जाने के बाद में आपका पढ़ने का मन नहीं करता है। तो पंचकुला हाफ डिस्ट्रिक्ट आज कर दिया, और हाफ डिस्ट्रिक्ट बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेगा। धन्यवाद।